मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ाई के प्रति आप लोगों की रुचि, उत्साह हमारे उत्साह को भी बढ़ाती है। और भी मन लगाकर काम करने की प्रेरणा भी देती है। तो बच्चों, उसे हमेशा बनाए रखिए। बच्चों, आज मैं इसी आशा के साथ बसंत की सच्चाई इस पाठ के अभ्यास भाग की चर्चा को आगे बढ़ा रही हूँ कि आप पिछली कक्षा में चर्चित सारे अभ्यास भाग को ईमानदारी से मन लगाकर पढ़कर नोट्स में लिखे हैं ना? तो चलिए बच्चों, आगे का अभ्यास भाग भी पूरा करेंगे। बच्चों, आज हम चौथे अभ्यास भाग अनुरूपता से शुरू करेंगे। प्रथम दो शब्दों के संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द से संबंधित शब्द लिखिए। तो पहला प्रश्न देखिए। पंडित राजकिशोर किशनगंज, वे किशनगंज में रहते थे। तो बसंत कहाँ रहता था? अहीर टीले में। बीकू अहीर के घर में। अब दूसरा प्रश्न देखिए। पंडित राजकिशोर कौन थे? मजदूरों के नेता। तो बसंत कौन था? एक गरीब शरणार्थी लड़का। अब तीसरा प्रश्न देखिए। पंडित राजकिशोर मालिक। तो अमर सिंह कौन है? पंडित राजकिशोर जी का नौकर। चौथा प्रश्न। प्रताप छोटा भाई, बसंत का छोटा भाई। पात्र परिचय याद कर लीजिए। वर्मा डॉक्टर। पांचवा प्रश्न। यह विराम चिन्ह है, तो इस विराम चिन्ह को पहचानिए। प्रश्नार्थक चिन्ह। तो उसी तरह अब इस विराम चिन्ह को पहचानिए। भावसूचक, विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, आगे का प्रश्न। रिक्त स्थान भरिए। तो एक एक करके उत्तर के साथ बताइए। मैं अभी बाजार से डैश लाता हूँ, बुना लाता हूँ। दूसरा वाक्य पढ़िए। मैं आपके डैश आने लाया हूँ, 14:30 आने। तीसरा। हम दोनों डैश के घर में रहते हैं। कहाँ? बीकू अहीर के घर में। चौथा प्रश्न देखिए। मैं डैश के लिए फ़ोन कर आता हूँ, एम्बुलेंस के लिए। पांचवा। इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह डैश है, यह ईमानदार है। बच्चों, आगे का प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार लिखिए, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न देखिए। एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा? इसे आपको वर्तमान काल में लिखना है। ये कैसे पता चलता है कि वाक्य वर्तमान काल में है? क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान चल रहे समय में होने का पता चलता है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, चिड़िया उड़ रही है, वो घर जाता है, आदि। अब एक चलनी में तुम्हें क्या बचेगा, इसे वर्तमान काल में लिखिए। एक चलनी में तुम्हें क्या बचता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए। मैं अभी बाजार से बुना लाता हूँ, इसे आपको भूतकाल में लिखना है। तो क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि काम बीते हुए समय में हो चुका था या हो रहा था, उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, रामू ने किताब पढ़ी, हलवाई ने जलेबी बनाई हैं, राहुल खेल रहा था, किरण खाना खा चुका था, आदि। अब मैं अभी बाज़ार से बुना लाता हूँ, इसे भूतकाल में कैसे लिखेंगे? मैं तभी बाज़ार से बुनाकर लाया था। अब तीसरा प्रश्न देखिए। एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है, इसे आपको भविष्यत काल में लिखना है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य अभी होना बाकी है, अर्थात आगे आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे उदाहरण, सुरेश आम खाएगा, शायद बारिश हो जाए, मैं भी कल से विद्यालय जाऊंगा, आदि। एक दूसरे व्यक्ति से पूछता है। अब इस वाक्य को भविष्यत काल में कैसे लिख सकते हैं?
एक दूसरे व्यक्ति से पूछेगा। आगे का प्रश्न तो बहुत आसान है। विलोमार्थक शब्द लिखिए, जल्दी जल्दी बताइए। पीछे, आगे, खरीदना, बेचना, लेना देना, आना जाना, शांति अशांति, गरीब अमीर। 8वां प्रश्न कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला वाक्य पढ़िए। उसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है। कन्नड़ में कैसे लिख सकते हैं? ಅವನ ವಯಸ್ಸು ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷ। दूसरा वाक्य सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका। ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ। तीसरा वाक्य मैं भीख नहीं लूँगा, ನಾನು ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ। चौथा वाक्य बड़ी मुश्किल से बसंत को घर ले गए, ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಸಂತನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು। पांचवा प्रश्न बसंत ओट बींच कर आह खींचता है। ಬಸಂತನು ತುಟಿ ಕಚ್ಚಿ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿದನು। अंतिम वाक्य देखिए। यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है। ಇವನು ಬಡವನಾದರೂ ಇವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣವಿದೆ। बच्चों अब भाषा ज्ञान इसकी तरफ ध्यान दीजिए। क्या पूछा गया है? लिंग पहचान कर अलग अलग सूची बनाइए और उनके अन्य लिंग शब्द लिखिए। लड़का पुल्लिंग शब्द है तो इसका स्त्रीलिंग रूप लड़की। उसके बाद बच्ची स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग रूप बच्चा। दुबला पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग रूप दुबली। पतला पुल्लिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग रूप क्या है? पतली। तैली स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग रूप तैला। साहिबा स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका पुल्लिंग रूप साब। उसके बाद भाई पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग रूप बहन। माँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग रूप बाप। डॉक्टर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप डॉक्टरनी। उसके बाद पंडिताइन स्त्रीलिंग शब्द है तो पुल्लिंग रूप क्या है? पंडित। बच्चों आगे का प्रश्न रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए और उस शब्द का अन्य वचन रूप लिखिए। उदाहरण राजकिशोर पर इस बात का बड़ा असर होता है। रेखांकित शब्द बात एक वचन है तो इसका अन्य वचन रूप क्या है? बातें। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, कैसे बदलता है देखिए, बात बातें। तो उसी तरह पहला वाक्य देखिए। फिर वे जेब टटोलते हैं। जेब इसका अन्य वचन रूप क्या है? जेब। कोई बदलाव नहीं क्योंकि ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है। दूसरा प्रश्न देखिए। अंदर से आवाज आती है। आवाज एक वचन रूप। ये अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो इसका अन्य वचन रूप क्या है? जैसे बात बातें, उसी तरह से आवाज आवाजें। तीसरा प्रश्न देखिए। एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे कुचली गई है। टांगे बहुवचन रूप, स्त्रीलिंग शब्द है जैसे बात बातें। तो टांगे इसका अन्य वचन रूप क्या है? टांग। चौथा प्रश्न देखिए। बसंत आंखें बंद कर लेता है। आंखें बहुवचन रूप जैसे बात बातें। उसी तरह ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आंखें इसका एक वचन रूप क्या है? आंख। पांचवा प्रश्न लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। घर अकारांत पुल्लिंग शब्द, रूप बदलता है क्या? नहीं, अन्य वचन रूप घर। आगे का प्रश्न लोग घर की ओर लौट रहे हैं। लोग ये भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है, बदलता है क्या? नहीं, लोग अन्य वचन रूप लोग, कोई बदलाव नहीं। सातवां प्रश्न मजदूरों की बस्ती में राजकिशोर का मकान है।
मकान एकवचन रूप जो अकारांत पुल्लिंग शब्द है बदलता है क्या? नहीं। मकान अन्यवचन रूप मकान। आगे का प्रश्न क्या है? बसंत के दोनों पैर कुचले गए। पैर अकारांत पुल्लिंग शब्द बदलता है क्या? इसका अन्यवचन रूप क्या है? पैर। आगे का प्रश्न, मेरे पास पैसे नहीं हैं। पैसे बहुवचन रूप, इसका अन्यवचन रूप क्या है? पैसा। पैसा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। पैसा बहुवचन रूप क्या है? पैसे। उसी तरह से उसका कपड़ा फटा है। कपड़ा एकवचन रूप आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसका अन्यवचन रूप क्या है? नियमानुसार कपड़ा कपड़े। उसी तरह से राजकिशोर खिड़की से झांकते हैं। खिड़की एकवचन रूप ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे लड़की लड़कियाँ। उसी तरह से खिड़की खिड़कियाँ रस्व बन जाता है या। आगे का प्रश्न क्या है? बसंत के पैर की हड्डी टूट गई है। हड्डी एकवचन रूप परंतु ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। नियमानुसार इसका अन्यवचन रूप कैसे लिखेंगे? हड्डियाँ। दीर्घ डी रस्व बन जाता है या। बच्चों आगे का अभ्यास भाग समास से संबंधित है। समास के विवरण से संबंधित वीडियो तो देख चुके हैं। अगर याद नहीं है या कोई भी संदेह हो तो उसे देख लीजिए। फिर भी एक बार संक्षिप्त पुनरावलोकन करेंगे। तो समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। इनके मेल से उत्पन्न नया और सार्थक शब्द क्या कहलाता है? सामासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। शब्दों को अलग करके लिखना विग्रह वाक्य कहलाता है। जैसे समस्त पद राजपुत्र, विग्रह वाक्य राजा का पुत्र। माता पिता, विग्रह वाक्य माता और पिता। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद पहला पद, उत्तर पद दूसरा पद अथवा आगे वाला पद। जैसे पलक मारना, पूर्व पद पलक, उत्तर पद मारना। विग्रह वाक्य पलक को मारना। और आप सब जानते हैं समास में समास 6 प्रकार के होते हैं। और अब रिक्त स्थान भरी, इसके ज़रिए हम इन 6 भेदों का संक्षिप्त पुनरावलोकन भी करेंगे। अब उदाहरण देखिए। समस्त पद बेहोश, विग्रह वाक्य होश जिसमें ना हो। समास का भेद अव्ययी भाव समास। यह हमें कैसे पता चलता है कि यह अव्ययी भाव समास है? जिस समास में पहला पद अव्ययी हो तथा उसके समस्त पद भी अव्ययी बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी अर्थात जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। उदाहरण बेहोश, इसमें पहला पद बे अव्यय है और इसका विग्रह वाक्य क्या है? होश जिसमें ना हो। समस्त पद बेहोश, यहाँ पहला पद अव्यय है तथा समस्त पद भी बेहोश भी अव्ययी बन जाता है, इसलिए ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। बच्चों आगे का शब्द पढ़िए। सुविधानुसार, विग्रह वाक्य कैसे लिखेंगे? सुविधा के अनुसार, और यह तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है और इस समास में
दोनों शब्दों के बीच आने वाले कारकों की विभक्ति परसर्गो जैसे को, के द्वारा, के लिए, से, का, की, के, में, पर इसका लोप हो जाता है। जैसे अब विग्रह वाक्य देखिए, सुविधा के अनुसार। यहाँ पर संबंध कारक की विभक्ति के का लोप हो गया है और समस्त पद बना है सुविधानुसार। बच्चों अब दूसरा समस्त पद देखिए, दुबला पतला। यहाँ पर आपको विग्रह वाक्य और समास का भेद भी लिखना है। विग्रह वाक्य है दुबला और पतला और समास का भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और दो शब्दों को मिलाने वाले समुच्चय बोधकों जैसे और, तथा, या, अथवा, एवं इसका लोप हो जाता है। अब फिर से यहाँ पर देखिए दुबला पतला। पहला पद दुबला और दूसरा पद पतला दोनों प्रधान होते हैं। दुबला और पतला, यहाँ समुच्चय बोधक और इसका लोप हो गया है और समस्त पद बना है दुबला पतला। इसलिए यह द्वंद्व समास है। बच्चों अब तीसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पर विग्रह वाक्य नीले रंग वाला पर्दा देकर समस्त पद तथा समास का भेद लिखने के लिए कहा गया है। समस्त पद है नीला पर्दा, समास का भेद कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में बाद का शब्द यानी उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें विशेषण विशेष्य, एक शब्द विशेषण दूसरा विशेष्य या उपमेय उपमान यह संबंध होता है। अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से दी जाती है या तुलना की जाती है। जैसे चंद्र के समान मुख चंद्रमुख, कमल रूपी कर कर कमल। अब फिर से अभ्यास भाग का प्रश्न नीला पर्दा देखिए। यहाँ पहला पद नीला विशेषण तथा दूसरा पद पर्दा विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है। बच्चों अब पांचवा प्रश्न जिसमें विग्रह वाक्य क्या दिया गया है, टूटे हैं पैर जिसके से देकर समस्त पद और समास का भेद पूछा गया है। तो समस्त पद है लंगड़ा और समास का भेद बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, किंतु उन्हीं शब्दों को जोड़ने से अपने से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण बन जाता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, इसका विग्रह हुआ लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। यहाँ लंबा और उदर दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, बल्कि लंबोदर यह शब्द इन दोनों में से भिन्न शब्द गणेश जी का विशेषण है। अतः लंबोदर बहुव्रीहि समास है। उसी तरह दशानन, चतुर्भुज, सहस्रबाहु आदि बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। और बहुव्रीहि समास में विग्रह करने पर अंत में जिसका, जिसके, जिसकी या वाला, वाले, वाली आते हैं, याद रखिए। बच्चों मैं इसी आशा के साथ आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ कि चर्चित अभ्यास भाग में आपको कोई संदेह नहीं है। अगर कोई भी संदेह हो तो ज़रूर पूछिए। और आज का गृह कार्य क्या है, चर्चित अभ्यास भाग को बिना किसी गलती के नोट्स में लिखना। धन्यवाद।